हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने द रेड फाइल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमार। और आज की इस वीडियो में हमें 12वीं बिहार बोर्ड के पहला चैप्टर जो प्रॉस के अंदर आता है, इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसको हमें वन बाय वन लाइन को समझेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। और इस चैप्टर के जो लेखक है, ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर फोटो दिया हुआ है, महात्मा गांधी का। तो ये इस चैप्टर के लेखक है, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पॉपुलरली लोग एम.के. गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इनके बहुत सारे नाम हैं। तो हम आगे चल के वन बाय वन करके समझेंगे महात्मा गांधी। पहले इस ऑथर के बारे में समझेंगे, फिर हम आगे जाके देखेंगे कि इन्होंने किन बातों पे जोर दिया है इस चैप्टर पे। तो पहला चीज है, महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था 30 जनवरी 1948। तो माना जाता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस, ठीक है। और इनकी जब 30 जनवरी को मृत्यु हुई उस दिन लोग मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। तो इनके जन्म जब हुआ था उस दिन हम मनाते हैं अहिंसा दिवस, मृत्यु के दिन शहीद दिवस। हम इनकी जीवन घटनाएं की बात करें तो इनके पिताजी का नाम है जो करमचंद गांधी था, और एक और नाम से भी पॉपुलर है, वो थे आपके कामबा गांधी। इनके पिताजी दरअसल वो थे जो हम कामबा गांधी कहें या करमचंद गांधी, ठीक है। बात देखिए, तो ये दरअसल है, ये कोर्ट के दीवान थे। और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। और इनकी पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में, क्योंकि इनके घर में ही कोर्ट कचहरी का माहौल था। इसलिए इनको भी ये कॉमर्स सेक्टर में दिलचस्पी आया वकालत की पढ़ाई करने में। 1888 ईस्वी में ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड। फिर उसके बाद 1891 ईस्वी तक इन्होंने पढ़ाई किया। फिर 1893 ईस्वी में मोहम्मद अब्दुल्ला के बुलावे पर ये अफ्रीका गए थे, और वहां पर उनको काले और गोरे का जो भेदभाव जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम, उसका भी उन्हें सामना करना पड़ा। और 1906 में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और इनमें इनको विजय प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे पहले आए थे ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी। और तब से लेकर 1948 तक इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। इनके अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके राजनैतिक जो गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे इनके राजनीतिक गुरु। लेकिन अगर हम इनके दार्शनिक गुरु की बात करें, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, तो वो थे आपके लियो टॉलस्टॉय। तो ये सब चीज था कि इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये लियो टॉलस्टॉय इनके दार्शनिक गुरु थे, मतलब फिलोसफर थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी, जिनको हमें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में आपके जो महात्मा गांधी है, इस चैप्टर में जो महात्मा गांधी है, इन्होंने किन बातों पर जोर दिया, इसी को हम आगे चलकर वन बाय वन पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें वर्ड मीनिंग भी को भी डिस्कस करेंगे, इसका क्या मतलब है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं।
पहला बिजनेस की बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इसमें गांधी जी कहते हैं I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मतलब गांधी जी इस बात में विश्वास करते हैं कि जो भारत की सभ्यता है, तो ये दुनिया की जो 195 देश है, किसी भी देश की सभ्यता में भारत की सभ्यता किसी से हारने वाली नहीं है, कोई भी इसे बीट नहीं कर सकता, क्योंकि nothing can equal the seeds from my our ancestor। और है कि जो भारतीय पूर्वजों ने यहाँ के लोगों को जो बात सिखाई है, वो बाकी देश के किसी भी अगर देखा जाए तो उनको सिखाया गया उनको भी, लेकिन इसका जो डोमिनेंस है, वर्चस्व अभी भी बरकरार है जो पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया। बिकॉज रोम की बात करें तो रोम चला गया, ग्रीस की बात करें तो ग्रीस ने शेयर किया सेम फैट, द माइट ऑफ द pharaohs was broken। जो pharaoh थे, जो ग्रीस सिविलाइजेशन था, जहाँ पे इजिप्ट की पिरामिड है, वही किंग का नाम है pharaohs, वो भी लगभग समय के अनुसार उनकी सभी सभ्यता टूट गई। ब्रोकन मतलब टूटना। तो जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, मतलब दूसरे देशों की सभ्यता को ये फॉलो किया। और चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उसकी सभ्यता बरकरार है या नहीं। बट इंडिया is still somehow or other sound at the foundation। मतलब भारत की जो सभ्यता है अभी भी बरकरार है, अभी भी देखने को मिलती है। तो साउंड एट द फाउंडेशन, इसकी नींव अभी भी बरकरार है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम व्हिच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कह रहे हैं कि यूरोप के लोग जो है, द पीपल ऑफ यूरोप learn their lesson from the writings of men of Greece। और यूरोप के लोग ग्रीस के, रोम के यही सभ्यता लिख लिख कर ये लोग अपनी वर्चस्व कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी एक तरह से ग्लोरी कह सकते हैं। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को ना ओलंपिक गेम के बारे में बताया, जो हर 4 साल के अंतराल पर अभी भी होता है। तो अभी भी अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत सारी ग्लोरी थी, लेकिन आज के डेट में कुछ ही सभ्यता इसकी बची हुई है। सो in trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। यूरोप लोग जो इस प्रकार से रोम और ग्रीस को ये सभ्यता को अपना रहे हैं, वो लोग ये चीज को नजरअंदाज करें कि इन्होंने क्या क्या गलती की थी। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, और इनका बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग पे करके समझते हैं। सबसे पहले चीज सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में हम कहते हैं सभ्यता। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 3 सिविलाइजेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है। एक है आपके मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, दूसरा है आपका ग्रीस का सिविलाइजेशन, तीसरा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इतिहास की बात करें तो ये 3 सिविलाइजेशन है, 3 सिविलाइजेशन अभी फेमस है। मेसोपोटामिया, ग्रीस और इंडस वैली। तो सिविलाइजेशन मतलब द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसीडर्ड मोस्ट एडवांस। मतलब एक ऐसा मनुष्य की स्टेज, ह्यूमन सोशल समाज है जहाँ पे उनकी सभ्यता संस्कृति का डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इवॉल्व। इवॉल्व मतलब उजागर होना, मतलब कॉज टू डेवलप। अब ये विकसित हुआ तब तो उजागर होगा। नेक्स्ट है बीटन, मतलब हैविंग बीन डिफीटेड, मतलब किसी के द्वारा हारना, ये चीज है बीटन। नेक्स्ट है फेड, मतलब
डेस्टिनी मंजिल, फेरोज रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, जैसा आपको बताया गया कि इजिप्ट के जो पिरामिड के जो किंग थे फेरोज, उनकी बात की जा रही है। फेरोज वेस्टर्नाइज मतलब टू बी इन प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ द वेस्ट, मतलब पश्चिमी देशों के ही जो कल्चर को जो अपना रहे हैं वही है वेस्टर्नाइज। नेक्स्ट है ग्लोरी मतलब मैग्निफिकेंस का ब्यूटी, मतलब इनकी एक तरह से सभ्यता जो उजागर हो रही है, जो पॉपुलर हो रही है। नेक्स्ट pitiable मतलब pitiable कंडीशन मतलब a sad or weak state that makes you feel pity for someone, मतलब किसी का दयनीय स्थिति होना, यही है आपका pitiable कंडीशन। अब हमें इस पैसेज को अगर सिंपल अगर हम भाषा में समझें तो मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या बताया। पहला चीज कि मोहनदास करमचंद गांधी is of the opinion that the development that took place in India over the period of time cannot be taken, have to be defeated, मतलब है यहाँ पे जो लेखक है एम के गांधी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमारे देश की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, ये दुनिया के तमाम सभ्यता के अगर कंपेयर किया जाए तो अभी भी भारत की सभ्यता जो है बरकरार है। He justified his statement by explaining the importance of seeds, मतलब वो अपने बातों से, अपने कथनों से इस बात को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि जो एंसेस्टर के द्वारा सीड्स बोया गया था, the teaching and morals of our ancestors that build the foundation of our civilization, मतलब बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो चीज बताया गया था अभी भी इस बातों का सिविलाइजेशन को ये फील्ड आउट करता है। नेक्स्ट he mentioned that the nations like Rome, Greece, Japan and the rulers of ancient Egypt have all forgotten their age old practice in the journey, मतलब वो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी देश है वो सब चीज समय के अनुसार, रोम की बात करें, ग्रीस की बात करें, जापान की बात करें, यहाँ के रूलर ऑफ इजिप्ट की बात करें जो फेरोज थे, इन सब देशों के लोग हैं अपने पूर्वजों की जो सिखा ये बातें हैं, जो सभ्यता के द्वारा बताया गया, वो सब चीज को ये भूलते चले आ रहे हैं। इवन थो one cannot surely say the same for China, but India still continues to practice the old tradition। इन देशों के बारे में अभी भी नहीं कहा जा सकता चाइना ऐसे के बारे में, लेकिन भारत के बारे में एक चीज पक्की बात है कि भारत अभी भी अपनी सिविलाइजेशंस को फॉलो कर रहा है। The people of Europe are known to be practice the teaching of Greece and Rome, which cannot be seen in the behavior of anyone। माना जाता है कि जो यूरोप के लोग हैं अभी भी लोग ना ग्रीस और रोम की जो सभ्यता है इसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या गलती की गई है इसको उजागर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उजागर ही नहीं हो रहा। However, while the following the Europeans are hopeful of avoiding the mistakes of Greece and Rome, मतलब अभी भी ये लोग उनकी गलतियों को ये अवॉइड कर रहे हैं। Which according to the author is pitiful, जो कि लेखक कौन, महात्मा गांधी, उनके द्वारा उनके नजरिए से ये बहुत ही पिटिबल कंडीशन है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इतना कुछ बताया गया। नेक्स्ट बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो सेकंड पैराग्राफ में कहा जा रहा है इन दिस मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इनके मध्यांतर में भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इन सब के बावजूद भी भारत अपनी सभ्यता को खोया नहीं है, अभी भी बरकरार बना हुआ है, और जो कि अपनी पहचान अभी भी दुनिया के तमाम देशों में उजागर है, अपने ग्लोरी को अभी भी किया हुआ है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल्स आर सो अनसिविलाइज्ड, मतलब है भी भारत के लोगों पर अभी भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय लोग अभी भी असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। So ignore it and stole it, that is not possible to induce them to adopt any changes। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये लोग भारतीय लोग अभी भी बहुत स्लो हैं और बहुत ही ज्यादा दुनिया के साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल रहे, पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप लगाया गया है ये भी हमारी मेरिट के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहा है। So what we have tasted and found true on the anvil of experience, मतलब अभी भी जो भारत ने जिन चीजों को बनाया हुआ है वो अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। We dare not change many thrusts, their advice upon India and she remains steady, मतलब
बहुत सारे लोग जो है ना, वी डेयर नॉट चेंज, मतलब कितना भी आरोप लगाए कुछ ना करे, लेकिन भारतीय लोग जो अपनी सभ्यता को बरकरार किए वो किए रहेंगे। एंड मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कि बहुत लोग बहुत सारा देश बना के भारत को ऐसे करना चाहिए, ऐसी सभ्यता को अपनानी चाहिए, इस प्रकार से जीवन शैली होनी चाहिए। सो मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन स्टडी, वो अभी भी उसी चीजों को बरकरार है। दिस इज हर ब्यूटी, दिस इज द सीड एंकर ऑफ आवर होप। सो वो कह रहे हैं कि यही भारत की खूबसूरती है, एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही है हमारी आगे बढ़ने की उम्मीद है। सो अब हम वर्ड मीनिंग को वन बाय वन करके समझेंगे। तो पहला चीज है इन द मिडिल, मतलब मध्यांतर, इन द मिडल ऑफ। और अगला चीज बात करें तो इमूवेबल, मतलब अनवेवरिंग फ्रॉम, जिसको उस जगह से हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है अनसिविलाइज, मतलब असभ्य, कि ऑफ प्लेस और पीपल नॉट सोशली कल्चरली और मोरली एडवांस, जो लोग सामाजिक संस्कृति ये सब चीजों से एडवांस नहीं है, उनको लोग अनसिविलाइज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं असभ्य। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉलिड, मतलब वेरी स्लो या वेटेड पोजीशन, जो बहुत धीमा धीमा। इंड्यूस मतलब सक्सीड इन लीडिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। एनविल, अ मेटल ब्लॉक ऑन व्हिच अ ब्लैकस्मिथ शेप्स मेटल ऑब्जेक्ट्स विद द हैमर, मतलब एक ऐसा मेटल ब्लॉक होता है जहाँ पे जो लोहार है उसको पीट पीट कर करता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा शेप का होता है, यहाँ पे लोहार किसी मेटल को रख के और इसको ये हैमर से पीट पीट कर उसको शेप चेंज करा, तो यही है एनविल। नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट की बात करें, इसको अगर आप एक बार पिक्चर से हम समझ जाते हैं एनविल क्या होता है। देखिए जैसे आपको फोटो बनाया था, यही एनविल, जहाँ पर लोहार लोग इसको रख के यहाँ पे अलग अलग मेटल्स को रख के फिर स्लेज हैमर, बॉल पॉइंट हैमर, ये सबसे मारकर उसको शेप चेंज किया जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ एनविल। So now let us talk about थ्रस्ट। थ्रस्ट की बात करें तो किसी भी चीजों को ना सडनली पुश करना, लीडिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब सॉरी, पुश सडनली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन में उसको धकेलना या पुश आउट करना, यही है थ्रस्ट। अगला है सीट एंकर, मतलब यहाँ पे सीट एंकर, यहाँ पे सिक्योरिटी को बताया जा रहा है। सो अगर एक्सप्लेनेशन, अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो while other nations were moving far away from their ancient, मतलब है लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारा जो देश है ना, अभी भी दूसरे देश की सभ्यता को अभी भी दूसरे देश की सभ्यता को लोग फॉलो करते आ रहे हैं। while other nations were moving far away from their ancient, while मतलब जबकि दूसरे देश के लोग भी उनकी सभ्यता को करते हैं, उनकी टीचिंग हो गया, लेकिन इंडिया जो है रिमेन स्ट्रॉन्ग टू इट्स एंसेस्ट्रल टीचिंग। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों की द्वारा जो सिखाया गया उस चीज को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। while maintaining the beauty of it, it is the belief that Indian citizens are backward, unaware, and lack intelligence, which is why they are unable to take on change। वो कह रहे हैं कि भारतीय लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी पुरानी सोच और उनकी जो बेकार की सभ्यता है उसको फॉलो करें, जिसके कारण ये बाकी देशों के साथ अभी भी ताल से ताल नहीं मिला रहे हैं, अभी भी इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। वो बात सही है, डेवलपिंग है, लेकिन अगर हम सभ्यता की बात करें तो ये गांधी जी कह रहे हैं कि सभी देशों से हमारी सभ्यता बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई है। Gandhi mentioned that this belief is against our favor, but with what has been seen with experience, we must not risk for forgetting our morals and values in the name of civilization। वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी
अगर हम दूसरे देशों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें अपनी जो मोरल वैल्यूज है, जो सोशल वैल्यूज है, जो इथिकल वैल्यूज है, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे ही इस समाज में बहुत सारी ऐसी चीज है जो चेंज होते हैं, जैसे बर्थडे मनाना। बर्थडे हमारे सभ्यता में नहीं था, ये वेस्टर्न कल्चर है। जीन्स पहनना जीन्स पहनना भी आज के हमारे कल्चर की बात तो नहीं था, ये दूसरे वेस्टर्न ने। लेकिन ये तो पहनावा ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे गांधी जी कहने की जो मोरल वैल्यूज, जैसे बड़ों का सम्मान करना, एल्डर्स रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, ये सब जो छोटे छोटे इथिकल चीज है, ये कह रहे गांधी जी की हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Even though many forced the opinions at India to convince it to modernize, मतलब बहुत लोग ये अपना राय विषय, जो रायचंद लोग हैं, वो हमेशा ये कह रहे हैं कि भारत को मॉडर्नाइज होना चाहिए। We still stand firm, and that is what Gandhi described as beauty। बोले कि बहुत लोग सदियों से भारत को राय दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, सरकार को ऐसे चलाना चाहिए, ये सभ्यता बदलिए, ये एजुकेशन सिस्टम चेंज कीजिए। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। इसका फायदा इधर से हम देख सकते हैं कि आज का जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, मतलब हर देश में। और इसकी बहुत सारे मेरिट भी इंग्लिश सीखने का। लेकिन एक तरह से सबसे पहले उन्होंने अपने लैंग्वेज को जब वो इंपेरियलिज्म मतलब जो छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाने लगे, ये सभी जहाँ जहाँ इन्होंने बनाया वहाँ वहाँ इंग्लिश को स्प्रेड किया। एक अलग से वीडियो लाएंगे, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि 12th बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत पर्सपेक्टिव है, तो उसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। सो अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to the man the path of duty। मतलब है जो सभ्यता है, ये चीज बताता है लोगों को कि अब हम लोग की जो डिग्निटी ऑफ फ्लेवर है, लोगों की जीवन में क्या उद्देश्य से लोगों को जीना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कौन सा चीज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये सब चीज बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। मतलब एक काम करना और एक दूसरे के ही सहायक है। सो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। मतलब अगर हमें अपनी मोरालिटी को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें मास्टर हो जाएंगे अपने इंद्रियों पे, माइंड्स एंड पैशंस। हमें क्या चीज लाइफ में चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पैशंस को समझ पाएंगे। So doing, we know ourselves, the Gujarati equivalent for civilization means good conduct। ये सब काम करने के लिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि we know ourselves, the Gujarati equivalent for civilization means good conduct। तो कि गुजराती लोग भी इस सभ्यता को अभी भी बरकरार किए हुए हैं। तो अब हम वर्ड मीनिंग को समझेंगे वन बाय वन करके। तो मोड ऑफ कंडक्ट मतलब अगर हम बात करें तो मैनर और वे ऑफ डूइंग, एक्टिंग और एग्जिस्टिंग, मतलब है कि किसी भी तरीका को सही ढंग से करने का तरीका। नेक्स्ट है मोरालिटी, द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी यूज्ड टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर। मतलब है मोरालिटी है कि जो हमें समाज बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, जिसे मोरल वैल्यूज कहते हैं, वो है मोरालिटी। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल, मतलब दैट कैन बी कन्वर्टेड, एक्सचेंजेबल, जो बदलने लायक है, उसे हम कन्वर्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट, मतलब जो जिसके सामान्य है, तो उसे हम जनरली इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्वलिंग वैल्यू, अमाउंट, फंक्शन, मीनिंग या एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पैसेज की बात करें तो सिविलाइजेशन इज द गाइड दैट टेल पीपल व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। मतलब है सभ्यता एक ऐसी चीज है जो लोगों को ये चीज का गाइडलाइन देता है कि लोगों को जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे जीवन से होना चाहिए, उनकी वे ऑफ लाइफ कैसे होनी चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, ये सब चीज को बताते हैं। गांधी was performing one duty and upholding one's moral to be the सेम थिंग। गांधी जी कह रहे हैं कि लोगों को अपने जीवन में ड्यूटी को अपनाना चाहिए, क्या करना है, और उसी को मोरल वैल्यूज, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दिस इज बिकॉज वन नीड्स टू हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर माइंड एंड डिजायर इन ऑर्डर टू एक्ट विद द मोरालिटी इन ऑर्डर टू अटेन इट। वो कह रहे हैं कि अगर तभी ऐसा तभी संभव है जब लोगों को अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपने पैशन को समझ में आएगा।
तभी वो उस ड्यूटी को फॉलो करके सिविलाइजेशन में रह के मॉरल वैल्यूज को समझ के ये जिंदगी भर काम कर सकते हैं। Aware of oneself. This has been compared to the Gujarati meaning for civilization, which is good conduct. ये चीज बताता है गुजराती मीनिंग जो कि हमारा गुड ऑफ कंडक्ट है। यहाँ पे गुजरात में भी बचपन से ये चीज सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पैराग्राफ की बात करें। So if this definition be correct, then India has so many writers have shown. मतलब अगर ये बात सही है तो भारत के बहुत सारे लेखक जो है ना has nothing to learn from anybody else. मतलब भारत के लेखकों को दूसरे चीजों से सीखने की जरूरत नहीं है, and that is it should be, और ऐसा होना भी चाहिए। So he says that if civilization equals good conduct, then as already said by many other writers, India does not require change and even about that. मतलब विश्व भर के बहुत सारे लेखक हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर भारत अपनी सभ्यता को बरकरार बनाए रहे हैं तो उसे बाकी कुछ देश से सीखने की जरूरत नहीं है। And it does not need to learn from the rest of the world. वही चीज है। नेक्स्ट हम फिफ्थ पैराग्राफ की बात करें तो we notice that the mind is a restless bird. अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि why गांधी जी is called as the mind is restless bird. क्योंकि अगर हम बात करें ये बात सत्य इसलिए है क्योंकि अगर हम सो भी जाते हैं तो हमारा मन जो है ये सोचना बंद नहीं करता। अगर हम सोचना बंद कर दें तो एक तरह से मेडिकल डेथ आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल डेथ यही होता है कि जब नर्व्स आपके काम नहीं करना हो, हार्ट बीट बंद हो जाए और सांसें न चले, तो ऐसे ही चीज। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारा जो माइंड एक ऐसी चिड़िया है जो हमेशा उड़ती रहती है, कभी भी डाल पे बैठती नहीं है। अगर जिस दिन डाल पे बैठ गया मतलब ये चिड़िया माइंड काम करना बंद कर गया तो मनुष्य जो है डेड हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी इंसान बिना सोचे तो नहीं रह सकता। अगर हम एक मिनट भी सोचे कि आंख बंद करके बैठ जाए तो हम ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे रह सकते हैं। सो वही कह रहे गांधी जी की द वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। इस संदर्भ में कह रहे हैं कि हमें जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही कम लगेगा। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, तब भी जो मन रहेगा ये असंतुष्ट रहेगा। लाइक अगर हम बात करें कि अगर किसी भी इंसान को कितना भी एक चीज मिल जाए तो उसका मन जो है लालची है, ये उसको लगे कि अभी भी ये कम है। लाइक रक्षाबंधन में ही अब बहनों को भाई कितना भी पैसा दे दे, कुछ दे दे, फिर भी उनको लगे कितना नहीं इतना और मिलना चाहिए। उनकी जो डिमांड से कम होती नहीं है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. मतलब जितना ज्यादा हम अपने पैशन से जुड़े रहेंगे, the more unbridled they become. तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए ज्यादा एक तरह से unbridled की बात करें तो unrestrained और uncontrolled, उतना ही ज्यादा हमारे लिए uncontrolled हो जाएगा। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. हमारे जो पूर्वज है वो हमें ये चीज बता के गए हैं कि हमें कितने चीजों को कितना लिमिट तक रखना चाहिए। So this so that happiness was largely a mental condition. वो कह रहे हैं कि वो एक मेंटल कंडीशन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बड़े बुजुर्ग कहे गए कि किसी भी चीज का जो अति होता है ये बहुत ही खराब होता है। मतलब अगर हम सिंपल बात में बात करें तो एक्सेस ऑफ anything is a bad, किसी भी चीज का जो अति है बहुत ही खराब है। सो अब इसके वर्ड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ को समझते हैं। इंडल्ज मतलब अलाउ समवन टू एंजॉय समथिंग डिजायर, मतलब किसी चीजों में जुड़े रहना। अनब्रिडल की बात करें तो अनरिस्ट्रेन या अनकंट्रोल, जो मतलब है बिन लगाम के जो घोड़ा हो जाते हैं उसी को हम अनब्रिडल कह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउट पैसेज, he compares the human mind to a restless bird. वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो मनुष्य का जो मन है ना ये रेस्टलेस बर्ड है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें हम मनुष्य की अगर अस्तित्व की बात करें तो भले मनुष्य पहले बंदर थे और अभी इंसान हो गया, लेकिन इनका जो मन है ना अभी भी बंदर जानवर की तरह है, ऐसी चिड़िया या ऐसे जानवर की तरह जो कभी शांत बैठा नहीं है। बिकॉज इट नेवर गेट्स सेटिस्फाइड नो मैटर, ये मन जो है कभी भी सेटिस्फाई होता
नहीं है। हाउ मच इट गेट, जितना भी मिल जाए। द मोर वन अलाउ oneself to divide into luxury, अगर लोगों को जितना ज्यादा लग्जरी मिलेगा, द मोर वन क्रेव्स फॉर इट, लोग उतना ज्यादा उसके लिए और चीज प्यास करेंगे। So it which is why our ancestors suggested everything is modern is and controllable. इसलिए पुराने लोग कहते हैं कि हर चीज कंट्रोलेबल होना चाहिए। This is because happiness is seen as a mental condition that can never be attained by uncontrollably fulfilling one desire. ये ऐसा है क्योंकि किसी का जो मन है ये सुख नहीं हो सकता। एक और भी है कि संतोषम परम सुखम। तो इसी वाणी के साथ इस वीडियो में हम विराम लेते हैं। इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द रेड के साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो में जो भी आपको डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करते रहिए। जय हिंद।